Supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज बात हो रही है काबीना के अंदर रद्दोबदल की, मगर हमने नज़र फिर से डाली है वज़ीर आज़म इमरान खान की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर पर, चूँकि इसने तहलका मचा दिया है मुल्क के अंदर और बाहर। हिंदुस्तान ने अपना राइट ऑफ रिप्लाई इस्तेमाल करते हुए नाजरीन जवाब भी दिया, आइए आपको दिखाते हैं। Prime Minister Imran Khan's threat of unleashing nuclear devastation qualifies as brinksmanship, not statesmanship. नाजरीन, आज इंडिया के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि जरूरत पेश आने पर इनकी अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर भी कर सकती है। ये वार्निंग उन्होंने दी है, आप थ्रेट कह लें इसको। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा है और कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए उन्होंने अपने पैगाम पाकिस्तान तक वाज़े तौर पर पहुंचा दिया था। इमरान खान ने अपनी तकरीर में ये भी कहा था कि दोनों जोहरी ताकतों के दरमियान एटमी जंग का खदशा मौजूद है। तो बिपिन रावत ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि वो रवायती जंग में भी जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, या अगर इन पर हमला होता है तब क्या बैनुल अक़वामी बरादरी कभी आपको इस तरह एटमी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त देगी। नाज़रीन, जबकि मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ ने कहा जब कश्मीर पर बात आती है तो हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहद है और हम इकट्ठे ही खड़े हैं और हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। और शायद वज़ीर आज़म इमरान खान के जो बयान था, कुछ तज्ज़िया नगार उसके बारे में ये भी कह रहे थे कि शायद ये मुनासिब नहीं था, तो उसको नज़र में रखते हुए उन्होंने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में बहुत सी फ़ौज भेजते हैं, हमारी मुसल्लह फ़ौज ने दहशत गर्दों का जो है बहादुरी से मुकाबला किया है, हम जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत हैं, दुनिया को फैशिस्ट मोदी से खबरदार करना पड़ेगा। ये सब कुछ उन्होंने कहा। जबकि आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह पर बुलाकर दोस्ती का दरवाज़ा फिर खोल दिया है। नाज़रीन, पर मोहम्मद हनीफ जैसे मायानाज तज्ज़ियाकार पाकिस्तान का जो एक रवैया रहा है या एक जो स्टांस रहा है कश्मीर के ऊपर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, उसके ऊपर लिखते हैं कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं कि अपने हाथ ऊपर करके वो इंटरनेशनल फोरम्स पे शिकायत करे और सिर्फ शिकायत करे। पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि कश्मीरी भाइयों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन इस दावे की हकीकत उस वक्त सामने आई जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामान में बात की। कहा, आप क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दूं? इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ हैं सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, आप साबिक़ वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं। जल्द ही हमें रियाज फतियाना साहब तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर लेंगे और हमारे साथ होंगे कुछ ही देर के लिए सैयद अब्दुल्ला गिलानी साहब, आप कन्वीनर है ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इधर पाकिस्तान में। सबसे पहले खुर्रम साहब, चूँकि आप इस ओहदे पे रह चुके हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, क्या ज़रूरत पड़ी कि शहबाज शरीफ साहब को ये ट्वीट करने की कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट? इसलिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी और उनकी हुकूमत के वज़रा इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी से पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत का घंटा बजा रहे हैं 5 अगस्त। आप उसको मजाक में उड़ा दें, लेकिन शेख रशीद साहब का जो बयान था कि हमारे पास 1 पाव और 2 पाव और आधे पाव के भी बम हैं, उसका एक ख़ास मतलब है। वो पाकिस्तान की
जो टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। अब वो चाहे एक मज़ाक़ा खेज़ तरीका है, लेकिन क्या इतनी संजीदा गुफ्तगू में ये बात करनी चाहिए? इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में भी ये बात की कि जी हम जब उन्होंने तकरीर की थी फौरन जॉइंट सेशन में, लेकिन उन्होंने जब सिक्स कन्वेंशन से लाहौर में खिताब करने गए तो नो फर्स्ट यूज़ का इबाम पैदा कर दिया, जिसको फिर DGISPR को एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। मुझे तो ये समझ आती है जो तमाम तकारीर हुई हैं और 5 अगस्त से अब 57 दिन हो गए कि पाकिस्तान एक बार फिर, जिस तरह स्टीफन कोहन ने अपनी किताब में लिखा था कि पाकिस्तान निगोशिएट्स विद एलाइज एंड एनिमीज विद ए गन टू इट्स ओन हेड, कि हम हमेशा कहते हैं जी हमारी मदद करो वरना हम अपने आप को मार लेंगे। तो ये जो तरीकेकार है ना, ये दुरुस्त नहीं है। एक जौहरी ताकत मतानत का जो है उसका मुतालबा है कि उसमें पूरी दुनिया को मालूम है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, पूरी दुनिया को पाकिस्तान की टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस के ऊपर भी है, लेकिन इनके जहन में होना चाहिए कि मसलन अमेरिका जब अपना स्ट्रेटेजिक रिव्यू उन्होंने लिखा 2017 के आखिर में, तो उन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस का जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये खौफ है कि ये डिवाइसेस किसी भी सिचुएशन में गलत हाथों में जा सकती। बाकायदा उन्होंने कहा ये थ्रेट है पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का। और हमने ये भी हमारे सामने मौजूद, हमें नहीं भूलना चाहिए कि लीबिया के ऊपर न्यूक्लियर का ही बहाना बनाकर वहां उनके ऊपर हम जो है हमला किया गया। ईरान पे आज भी वो हमला जारी है, दूसरे ममालिक पर भी जो है जब बड़ी मगरबी ताकतें ये फैसला करती हैं तो वो न्यूक्लियर को सबसे पहला एक उनके पास। तो ये सारा मामला ये है कि हमें बजाय ये कि टू गो नेगोशिएट विद ए गन टू आवर ओन हेड, जो असल काम करने वाला वो ये है, बजाय ये सवाल कि इमरान खान साहब क्या करें, उनको ये चाहिए था कि जैसे ही 5 अगस्त हुआ था, उन्होंने मालूम था कि सितंबर में ह्यूमन राइट्स काउंसिल आ रही है, तो वजीर खारजा उन तमाम 47 ममालिक के दारुल खिलाफों में जाकर पाकिस्तान के लिए लॉबी करते। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी अरकान हैं 15 के 15, P5 अपनी जगह पर हैं, वहां जाके लॉबी करते। लेकिन वजीर खारजा तो मुल्क के अंदर मौजूद रहे, सिर्फ चाइना तशरीफ ले गए और जनीवा जो है स्टेटमेंट देने गए। वहां भी मुझे बहुत दुख है कि पाकिस्तान का मामला, देखिए PTI का इशू नहीं है कि जब पाकिस्तान के वजीर आजम कहता है कि हमें 58 मुल्कों की हमायत हासिल है, जबकि वहां मुल्की 47 हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। तो इस तरह की जब डिप्लोमेसी में आप गलतियां करेंगे, मैं अभी बाद में शायद इस पर बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में कितना डैमेजिंग बयान दिया। उन्होंने जब वो जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली टास्क फोर्स में गए, वहां उन्होंने किस किस्म का डैमेजिंग बयान दिया। अल जजीरा इंटरव्यू को देते हुए उन्होंने किस किस्म का डैमेजिंग बयान दिया, ईरान में किस किस्म का बयान दिया। ये मामला मुस्तकिल तौर पर चला जा रहा है और अगर जो उनकी यूएन की तकरीर थी उसमें कोई एक चीज जिस पे मुझे कुछ इत्मीनान है वो ये है कि वज़ीर आज़म ने कम से कम कोई फाश गलती नहीं की उस तकरीर में। अदरवाइज ये तकरीरें पाकिस्तान के वज़राए आज़म करते हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि यूएन में जाके कश्मीर को रेज करें। पहले भी हुआ है, दोबारा भी होगा, लेकिन ये कह देना कि जी सिर्फ एक तकरीर से 57 दिनों की सफारती नाअहली और पॉलिसी जमूद को हम दबा सकते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। रियाज साहब बहुत शुक्रिया आने का। मैंने आपसे पूछना था, जिस तरह खुर्रम साहब ये कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है कि हर बार पाकिस्तान अपने इधर गन पट्टी के ऊपर रखे गन और कह के जी मैं अपने आप को मारने लगा हूं, नहीं तो आप कुछ ना कुछ करें, तो इस किस्म के बयानात शायद मुनासिब नहीं थे, खास तौर पे इस माहौल में जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स की बड़ी मुतातों के बात करनी चाहिए। और अगर आपने कश्मीर का इशू उठाना ही था तो फिर वो कह रहे हैं कि सफारतकारों की तरफ से आप लोग कंट्रीज में जाना चाहिए था और वजीर खारजा को जाना चाहिए था जिनके साथ आप करना चाह रहे थे कैंपेन। देखिए मुर्तज़ा जहांगीर साहबा, गुजारिश ये है कि जब से प्राइम मिनिस्टर की एक तारीखी तकरीर हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली में 27 सितंबर को, तो हमारी अपोजिशन, हमारे खुर्रम भाई दोस्त हैं, हमारे दोस्त पुराने साथी हैं, गुजारिश ये है कि तब से सख्त बेचैनी और हिजान का शिकार है हमारे अपोजिशन के साथी कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि हिस्ट्री में इतनी खूबसूरत तकरीर
कम किसी को करने का मौका मिला। 50 मिनट से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर ने खुल के बात की है, क्लाइमेट चेंज से शुरू हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और इकॉनमी पे बात की है, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूस और तकद्दस की बात की है, इस्लामोफोबिया की बात की है कि 9/11 के बाद आपने मुसलमानों को टारगेट किया गया है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि 55 मुस्लिम उम्मा की उन्होंने वहाँ पे बेशक अच्छा मान भी लें कि तकरीर बहुत अच्छी थी, मगर वो ये कह रहे हैं कि इन दी एंड पाकिस्तान को या कश्मीरियों को क्या मिला? सालसी का रोल अदा करने का ट्रंप साहब ने कहा था, मगर अब तक उसके अंदर भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। फिर आज तो आपकी पार्टी से ये खबरें आ रही हैं कि तबादले हो रहे हैं और बड़े अहम ओहदों के पर हो रहे हैं। मलिया लोधी साहिबा जो मुस्तकिल मंदूब थी अक़वाम मुत्तहिदा में, उनको आपने अभी चेंज किया है, मगर उससे ऊपर भी फॉरेन ऑफिस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका भी कुछ बता। ये तो रूटीन की ट्रांसफर्स हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत को हक हासिल है कि टाइम टू टाइम ये काफ़ी सारे तबादले मुतवक्किल थे। कहीं पे हमारे हाई कमिश्नर एम्बेसडर्स रिटायर हो गए थे, रिटायर होने वाले थे, तो ये हमेशा होता है 6 महीने साल के बाद हम रोटेशन में तब चेंजेस आती हैं, कोई नई बात नहीं। दूसरा ये कि आपने कहा कि क्या खोया क्या पाया, तो हमने सिर्फ पाया, खोया कुछ नहीं है। आप देखें कि जिस तरीके से 1965 की जंग के बाद ये मसला कोल्ड स्टोरेज में चला गया था कश्मीर का, ये कोई 50 ईयर्स के बाद दोबारा सलामती कौंसिल में पेश हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर बात की गई। इससे पहले तो हमने तो वज़ीर ख़ारजा नहीं रखा हुआ था ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ना वज़ीर ख़ारजा हो, ना हमें बैनुल-अक़वामी फोरम पर जाके भारत की आंखों में आंखें डालना पड़े। और उसके बाद देखें इसके नतीजे में क्या हुआ, पहली दफ़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ तकरीर नहीं की, तकरीर के अलावा 70 टोटल मीटिंग्स की हैं। आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, यहाँ तो $12 लाख एक बंदा खर्च करके जा रहा है, $10 लाख एक। हमारे प्राइम मिनिस्टर के मौजूदा टूर पे सिर्फ $1.5 लाख खर्च हुआ है। कितना एक्सपेंस का नीचे है, हालांकि महंगाई पहले दुनिया में ज्यादा हुई है। ठीक, और 70 नहीं, मगर देखिए आपने कहा कि बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई। रुखसाना साहिबा, मैं मुकम्मल कर लूं। अच्छा, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने 70 मीटिंग्स की हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने 50 इसके अलावा मीटिंग्स की हैं। चले मीटिंग 120 मीटिंग्स में अपनी कौम का, अपने सारे मामलों का मौका बयान हमने किया। तो निकलनी चाहिए ना रियाज साहब। रुखसाना साहिबा, आप क्या समझती हैं कि जिस तरह के खुर्रम साहब ये कह रहे हैं कि कैंपेनिंग तो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, आपको जाके उन ममालिक के अंदर बात करनी चाहिए थी कश्मीर की? 70 to 120 meetings is appreciable, पर it is too little too late, क्योंकि एक इशू जो एक प्राइम इम्पोर्टेंस का इशू है हमारी खारजा पॉलिसी का, कश्मीर इशू इज़ नॉट लाइक टुडे। अभी तो एग्रवेट सिचुएशन हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इशू तो बहुत पहले से है और बहुत दिन हो गए। अब इसमें ये आई वुड गो विद द सगीर साहब, खुर्रम सगीर साहब, जो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शुड हैव मेट व्हाट मोदी डिड। ही वाज लॉबिंग एवरीवेयर, ही वाज लॉबिंग एवरीवेयर, एंड वहाँ पे बाकायदा उनका एक इमेज बिल्डिंग, वहाँ के पूरे इंडियंस इन्वॉल्व थे। जिस तरह से उनको यूएई में रिसेप्शन मिला है अनप्रेसिडेंटेड, जिस तरह दूसरी जगहों पे मिला है, वी डोंट सी दैट काइंड ऑफ लॉबिंग एंड दैट काइंड ऑफ। हो सकता है आप मेरे से बेहतर जानती हैं कि ट्रेड बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान। आई मीन एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी तो होता है। देखिए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट अपनी जगह है। हम ये आप ठीक कह रही हैं कि हम फाइनेंशियली अपने आप को, वी आर नॉट दैट बिग अ मार्केट, लेकिन उसके साथ साथ हम जितनी बड़ी मार्केट हैं उसमें भी हम इस तरह नहीं हम अप्रोच कर पा रहे जिस तरह हमें एक मुल्क की हैसियत से। और वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री एंड वी वर लाइक इन अ लीडिंग पोजीशन, वी वर लीडिंग द शो। जब भुट्टो साहब के ज़माने में, बीबी के ज़माने में आप देखती हैं कि वी वर लीडिंग ऑल दीज मुस्लिम कंट्रीज एंड we were being consulted on important issues, we had a leadership role। जब हमने बिल्कुल बैक सीट ले ली है, और अब जिस तरह का हम डैमेजिंग जो चीज़ें हो रही हैं, मिसाल के तौर पर ये 58 स्टेट्स की हमने कहा कि ये 58 स्टेट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक वज़ीर आज़म के पीछे पूरी एक इंतज़ामिया, एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, वज़ीर आज़म के पीछे पूरी कौम होती है। इस किस्म की बातें मेक्स अ वेरी बैड। आप समझती, चूंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसके पर इशारा किया, उन्होंने कहा कि उनको चाहिए था कि सबको एतमाद में लेते,
सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इत्तेमाद में लेते और जब उनको इत्तेमाद में लेते तो फिर बेहतर जाके एक वो अपना केस प्रेजेंट कर सकते थे। देखिए ज्वाइंट सेशन जो हुआ पार्लियामेंट का, वो एक अपॉर्चुनिटी थी जब वो एक कंसेंसस और अपोजिशन का इनपुट ले सकते थे, लेकिन वहां पे जो रखा गया रेजोल्यूशन जिस पे बात होनी थी वो उसमें इसका जिक्र ही नहीं था, जो मेन रीजन था। और उसके बाद जिस तरह की एक सिचुएशन में खुद एक पूरे दुनिया के सफीरों को बुला के और सबको बुला के उन्होंने अपने लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट की, वो भी एक अपनी नौयत का अपना एक ही मिसाल है। एंड जो उनके काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में जो उन्होंने बात की कि हाँ हमारी फौज ने अलकायदा केम आफ्टर 9/11, तो काफी तंकीद हुई है। देखिए मतलब वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर ये जो इस तरह की स्लिप है, दिस इज रिडिकुलस। तो शायद बेहतर है कि नोट्स के साथ ही पढ़ लेते, जिस तरह की बाकी वज़ीर-ए-आज़म पढ़ते रहे। अच्छा, चूंकि हम कश्मीरियों की बात कर रहे हैं तो जाहिर है हमने नाजरीन बहुत कोशिश की है कि हम मकबूजा कश्मीर से किसी से बात कर लें, मगर उनके साथ बिल्कुल राब्ता नहीं हो रहा। सैयद अब्दुल्ला गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे कश्मीरी यहाँ पे ही रहते हैं, इधर ही रिहाइश पजीर हैं, कन्वीनर हैं ऑल पार्टीज हुर्रियत के। आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो एक बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर काविशें की हैं उसका कोई असर होगा कश्मीरियों के ऊपर मकबूजा कश्मीर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया वनीज़ा आपका। जो मैं गुफ्तगू सुन रहा था आपके पैनलिस्ट का भी, गुजारिश ये है कि जो इस वक्त बात शुरू हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो है अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर से, हम समझते हैं, मैं बहैसियत कश्मीरी ये समझता हूँ कि उन्होंने कश्मीरियों की जज्बात की भरपूर तर्जुमानी वहाँ पे की है और बैनुल-अक़वामी बरादरी के ज़मीर पर जो एक मुर्दनी छाई हुई है इतने अरसे से कश्मीर के हवाले से, उसको उन्होंने झंझोड़ने की कोशिश की और उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश की, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है कि वो बुनियादी तौर पे जो कुछ हिंदुस्तान कश्मीर में कर रहा है। और देखिए ना, जब उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि क्या आप सोच सकते हैं कि इस वक्त आज के इस दौर में आप इंसानों के साथ जानवरों का सलूक करें? आपने 80 लाख लोगों को महसूर रखा है। नहीं, गिलानी साहब वो सारी तकरीर हम सुना चुके हैं पिछले हफ्ते ही, बल्कि हम लोग सुना चुके हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि वहां पे जो इस वक्त सिचुएशन है मकबूजा कश्मीर में, इमीडिएट रिलीफ मिलेगी? आपको लगता है जो यहाँ पे काविशें हो रही हैं उससे फर्क पड़ेगा, या कि पाकिस्तान को और कुछ बिलखुसूस कुछ करना चाहिए था? देखिए, इमीडिएट रिलीफ की अगर आप बात करें तो हम तो 3 दहाइयों से उस इमीडिएट रिलीफ का इंतजार कर रहे हैं। कश्मीर में तो किसी सूरत में कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि जो नैरेटिव सेट हुआ है, अगर आप इस नैरेटिव को लेके चलें तो हो सकता है किसी सूरत में, क्योंकि हमने एक जो सवाल आपने किया उस पर मैं डायरेक्ट आता हूँ कि जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पे किसी हद तक हमें नजर आ रही आमादगी कश्मीर के ऊपर, वो बात करने लगे हैं या आपको इंटरनेशनल प्रेस में स्पेस मिलने लगी है। आपके सामने 2016 आपके सामने है, द कंप्लीट एंटायर वैली वाज लॉक्ड डाउन फॉर कंसेक्यूटिव 5 मंथ्स कर्फ्यू था वहां पे। और सिर्फ ये नहीं है, 550 नौजवान उसके अंदर शहीद भी किए गए हैं। तो ठीक, आप इसका खैर मकदम करते हैं। खुर्रम साहब, देखिए एट दिस पॉइंट जो कश्मीरी हैं वो इतने डेस्परेट हैं कि आप कोई भी उनको सहारा देंगे तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, मगर एट द सेम टाइम आपने शायद एलिस वेल्स का यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का आपने बयान पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें मालूम है कि आपको वहाँ पे मुसलमानों का बहुत फिक्र है, मगर ये भी बताइए कि चीन के अंदर जो उइगर्स हैं उसकी आपको क्यों नहीं फिक्र? तो हमारे इसके ऊपर भी जो हमारा पाकिस्तान का ऑफिशियली स्टांस रहा है उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है दैट व्हाई आर यू सो बॉदर्ड अबाउट जस्ट द कश्मीरीज़। इसीलिए हमें देखना ये बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी तकरीरी अखाड़ा नहीं है। वहाँ इम्तिहान हर मुल्क का ये है कि अपनी जो उसकी कौमी कुव्वत के अनासर हैं, जिनका असल लफ्ज़ है एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, हर मुल्क कितनी कामयाबी से उनको इस्तेमाल करके अपनी डिप्लोमेसी तक आता है। देखिए, जज्बाती तकारीर हमने बहुत सुनी। फिडेल कास्ट्रो स्पोक फॉर 4.5 आवर्स इन द UNGA, या मोअम्मर कदाफी ने भी हालिया, ज्यादा साल नहीं गुजरे, 1.5 घंटा तकरीर फरमाई थी।
लेकिन उनके मुल्कों के साथ क्या हुआ, यहाँ यही मेरी जो इस्तदा है। और वो आमिर थे एक तरीके से। जी, मेरी यही इस्तदा है कि यहाँ हमें कश्मीरियों को फ्रंट एंड सेंटर रख के, चूंकि उनके हक खुद इरादियत की जंग लड़नी है। बस मैं एक एग्जांपल, अगर कल इंडियन सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ये 370A वापस आ जाए, 35A वापस आ जाए, तो क्या उससे कश्मीर में मजालिम तो 30 साल से हो रहे हैं और बड़े भयानक हो रहे हैं। हमारा जो अब चैलेंज है कि हिंदुस्तान के इस अमल के बाद हमें भी पूरी दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी को चार्ज अप करना पड़ेगा। हमारे पास जितने भी, जैसी भी हमारी इकोनॉमी है, जैसे हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, ये जंग हमें अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए लड़नी है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, बड़े हमारे एक्सपर्ट्स, डिप्लोमेसी इज ए प्रोसेस, इट इज नॉट एन इवेंट। ये एक मुस्तकिल अमल है, ये एक वाकये से नहीं जुड़ा हुआ। तो लिहाजा अगर एक वाकया तकरीर हो गई है तो आपके ख्याल में अगर हमने डिप्लोमेटिक प्रोसेस जीत लिया, ये बिल्कुल गलत है। ये एक मुस्तकिल एफर्ट करनी है। और यहां जो हमारा इख्तलाफ है हुकूमत वक्त से, वो ये है कि अभी तक 60 दिन होने को आए हैं, इनकी तरफ से कोई डिप्लोमेटिक, लीगल, कम्युनिकेशंस, यहां तक कि काइनेटिक रोड मैप भी सामने नहीं आया। सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी मैं फिर कहता हूं जिससे मुझे सख्त तरीन इख्तलाफ है, कि एक ही स्ट्रेटेजी है कि दुनिया को डराओ, यहां तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, लिहाजा हमें आके रोको। उसके अलावा हमें कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई। और यह भी कहना, हमें बताते ना जी कि चलिए इस साल नहीं तो हम अगले साल यूएनएचसीआर के एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशंस भी होते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के, हम ये कॉल करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे। हमें कुछ जो है हुकूमत की तरफ से सिर्फ यही है कि तकरीर बहुत अच्छी हुई। मैं फिर कहता हूं तकरीरें जो हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी बहुत जज्बाती तकरीर की थी, पर महीने बाद पाकिस्तान टूट गया था। रियाज फतियाना साहब, देखें, अच्छा वकील कमज़ोर केस को भी अच्छा पेश कर सकता है और कमज़ोर वकील अच्छे केस को भी डुबो देता है। सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो वहाँ स्पीच की, उससे सही कौम का मौक़िफ़ पहुंचा। उन्होंने नहीं, मगर उनका ये आपसे सवाल है कि आप रोड मैप बताएं, कि आप हमें बताएं कि तकरीर के अलावा उससे आगे आप निकल आए कि उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे। कोई रोड मैप है, कोई स्पेसिफिक्स हैं कि जी कश्मीर के सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ है इस पूरी कैंपेन का, वो ये है कि भारत डिफेंसिव हो गया है, भारत ट्रैप में आ गया है। इससे कश्मीरियों का मोराल अप हुआ है। पूरी दुनिया में कश्मीरी सड़कों पर आ गए हैं। कश्मीरी जो घरों में बंद हैं उनका भी मोराल अप हुआ है। अब भारत को अब इतना प्रेशर है दुनिया सा, अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोपियन यूनियन ने बड़ा खुल के कहा है कि कर्फ्यू वहाँ से उठाएं। अब अल्टीमेटली इसको कर्फ्यू उठाना पड़ेगा। आज उठाए, कल उठाए, परसों उठाए, कर्फ्यू जैसे उठता है लोग सड़कों पर आएंगे। अब अगर भारत सख्ती करता है, उनको तशद्दुद करता है, उनको शहादतें करता है, तो फिर वो ऐसा एक लावा उभरेगा जिससे भारत बच ही नहीं सकता। और अगर भारत चुप कर जाता है उस रिएक्शन पर, तो फिर कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादत मिलने से कोई दुनिया तक ताकत रोक नहीं सकती। इससे बढ़कर और स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? मैं समझता हूँ जो पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में अग्रेसिव स्ट्रेटेजी ही कामयाब होती है। कभी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी लेकर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। फतियाना साहब दोनों तरफ से अग्रेसिव हुए हैं। मैंने आपको अभी सुनाया था बिपिन रावत का जो बयान है, आप इस बयान को कैसे देखती हैं? क्या चूंकि उनके तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, शायद उनकी वो अहमियत नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है, मगर फिर भी उन्होंने बयान तो दिया है, आप इसको कैसे देख रही हैं? इससे पहले कि मैं आपकी बात को रिस्पॉन्ड करूं, मैं खुर्रम दस्तगीर साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि एक क्या रोड मैप है, व्हाट नीड्स टू बी डन। इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इशू। और ये प्रोसेस को जारी रखने के लिए क्या स्टेप 1, 2, 3, 4, तकरीर बहुत अच्छी थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब की तकरीर के बाद मुल्क के 2 टुकड़े हुए। वो जिस वक्त तकरीर कर रहे थे उस वक्त जो हालात थे बांग्लादेश के बनने से पहले के जो हालात ईस्ट पाकिस्तान के थे, वो हमें पता था कि किस तरह के हालात हैं। हालांकि रोज़ यही अनाउंस होता था कि बस ठीक है, सब कंट्रोल में है। और वहाँ पे फिर एक जनरल न्याजी साहब ने सरेंडर किया। तो तब भी मीडिया के ऊपर बड़ी कदगनें थी। उसमें बिल्कुल मीडिया पे भी कदगनें भी थी। और उसमें भुट्टो साहब की तकरीर हैड नो कॉन्सिक्वेंस ऑन तो ग्राउंड रियलिटीज पे जाएं। ग्राउंड रियलिटीज पे जाएं आप। और हम एक्सपेक्ट करते हैं तकरीर कितनी भी अच्छी हो, इट वाज अ गुड स्पीच, ठीक है, स्पीच के हिसाब से टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी उससे हमने विन कर लिया है या कल से कश्मीर के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इट हैज़ अ मॉरल
इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स, लेकिन वी नीड टू गो मच मच बियॉन्ड एक टेंजिबल कोई आप रोड मैप तो बनाएं। मैं टेंजिबल देखिए 120 मीटिंग, बिल्कुल फतियाना साहब ने दुरुस्त फरमाया, बहुत ज्यादा मीटिंग हुई, 120 मीटिंग 70 वज़ीर आज़म ने की, 50 वज़ीर ख़ारिजा ने की, पर हमें आके फिर बताएं ना कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अक्टूबर में इस इशू को बाकायदा पब्लिकली डिबेट करेगी, क्योंकि अभी तक जो इन्होंने 16 अगस्त की तो कंसल्टेशन इनफॉर्मल कंसल्टेशन थी, उसका कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, वो कोई ऐसी बुनियाद नहीं है जिसके ऊपर हम, तो अगर तो 120 मीटिंग्स हुई हैं तो फिर उनका असल आउटकम तो ये होना चाहिए ना, अल्लाह करे हो, मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि अगर हम जो है ये हुकूमत जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक प्रॉपर इजलास जिसका फिर एलामिया जारी हो वो बुलाने में कामयाब हो तो वहां के हमारे हाथ में आए। इसी तरह अभी तक जो है हमने खुद अटेंड की हैं, जब भी फलस्तीन का मसला होता है ओआईसी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट्स होती हैं, 60 दिन होने को हो रहे हैं, ओआईसी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट कॉल नहीं कर पाया पाकिस्तान, और उसका रिजल्ट ये है कि ओआईसी की तरफ से भी कोई एक प्रॉपर हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। दूसरा जो है, अगर मैं याद करा दूं, 2016 में ओआईसी की समिट हुई, रेगुलर समिट, उसमें उसके एलामिया में कश्मीर के ऊपर 6 कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ्स हैं। अभी जो समिट हुई है इनके दौर में, मई में, इस वाकये से पहले कश्मीर के ऊपर 1 पैराग्राफ है। तो इसके ऊपर और भी बात करनी है, मगर नाजरीन ईरान के ऊपर भी बात करनी है। आपको याद होगा कि हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ये पेशकश की थी सदर ट्रंप को कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर सकता है, उसके ऊपर भी एक ख़ास बाइट दी है, साउंड बाइट दी है सदर ट्रंप ने, वो भी आपको दिखाएंगे वक्फे के बाद। और गिलानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि वजीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका के दौरे में एक बयान दिया कि सदर ट्रंप ने उन्हें ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मदद मांगी, जबकि सदर ट्रंप ने नाजरीन इस बात से इनकार कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं। President Trump asked me that if we could de-escalate the situation and maybe come up with another deal. So I did convey this, and yes, we are trying our best. Have you asked Prime Minister Khan to mediate with Iran? Well, he'd like to do that, and we have a very good relationship, and there's a chance that could happen. But no, I haven't spoken. He actually asked me. He thought it would be a good idea to meet. But no, I haven't spoken. He actually asked me. He thought it would be a good idea to meet. रियाज फतियाना साहब, इधर तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा। उन्होंने ये कह दिया है कि जी उन्होंने मेरे से ये बात की, उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी उनसे इस मामले के ऊपर कोई रिक्वेस्ट नहीं गई। देखिए, जब वो आपको याद होगा अमेरिका जाने से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले सऊदी अरब गए हैं और वहाँ उन्होंने मीटिंग्स की हैं। 2 बातें थी मेन एजेंडा आइटम। नंबर 1, उनके जो ऑयल फील्ड पे हमला हुआ था उनकी पूरी उन पर आज़ार हमदर्दी करने गए। नंबर 2, जो शदीद कशीदगी बढ़ गई थी, जंग का खतरा था ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, 2 मुसलमान मुल्कों के दरमियान, उस पर डिफ्यूज़ करने गए। उन्होंने कहा कि आप ये जंग ना लड़ें, इसका नुकसान होगा। उस पर सऊदी अरब ने भी आमादगी ज़ाहिर की कि ठीक है, आप ईरान के साथ बिल्कुल बात करें। तो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आपस में मसालती रवैया किरदार सार अंजाम दे रहे हैं और बात शुरू हो चुकी है, डायलॉग शुरू हो चुका है। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस खिते में ईरान पर हमले से बहुत सारे नतीजे बरामद होंगे, हालात ख़राब होंगे। तो उस पर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पेशकश की कि अगर आप कहें तो मैं बात करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल आप बात करें। और आपने देखा होगा कि फौरी बाद इमरान खान की मुलाकात ईरान के सरबराह से भी हुई, वहाँ पे उनसे मौक़िफ़ सारा बयान हुआ। तो ये एक ऑलरेडी हम कर रहे हैं, पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा और हमारे प्राइम मिनिस्टर ख़ास तौर पर इस काम में लगे हुए हैं कि बजाय जंगों सऊदी अरब और ईरान की बात है कि आप जो लड़ाइयाँ उभरने लगी हैं उसके पर आप एक तरीके से उसको बुझाएं। अर्ज करूँ कि जब कतर और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी थी तब भी पाकिस्तान ने मदाखलत की थी और कतर और सऊदी अरब की जंग होने से हमने रोका। इस तरह में ईरान और सऊदी अरब की जंग को भी रोकने ये सवाल अब करना बड़ा जरूरी हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान, रुखसाना साहिबा, पेश है कि जी हम ईरान के साथ आपका मसला हल कर सकते हैं। क्या हमें उस पोजीशन में अपने आप को डालना भी चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? इसलिए चूंकि ये भी एक बड़ी सेंसिटिव पोजीशन होती है और हमें भी देखना चाहिए कि हमारे इसके अंदर इंटरेस्ट कहाँ है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
की प्रोग्रेटिव है, किस तरह वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, किस तरह मूव करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन को हमें यकीनन अवॉइड करना चाहिए जिसमें एम्बैरसमेंट मुल्क का हो रहा है। वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है ना, एंड मुल्क क्या फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, और मुल्क का इसमें वी आर एट अ लॉस एज अ कंट्री, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा इट वाज एम्बैरसिंग, या जैसे उन्होंने एबटाबाद कमीशन में कह दिया कि जी आई हैव नॉट रेड दैट, देयर कुड हैव बीन another way of dealing with it, and he was supposed to have, आप apprehend करते हैं कि किस किस्म के questions आपसे हो सकते हैं, and such situations should be avoided, जिस तरह की वहाँ पे हुई कि मैंने नहीं पढ़ा, I don't know, you know, that kind of thing, because that's not acceptable, that's not acceptable. खुर्रम साहब, आपकी जब हुकूमत थी तो मुझे याद है कि ईरान ख्वाहिशमंद था कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करे, तो जाहिर है वो एक जो ख्वाहिश है वो खान साहब की हुकूमत के साथ भी है। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम सालसी का रोल अदा कर सकते हैं, और क्या हमें ये ऑफर करनी चाहिए थी? जी, इस्तदा मैं कहना चाहता हूँ कि ये इशू गवर्नमेंट अपोजिशन का नहीं है, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का इशू है, जो कि बड़ा एक सीरियस सब्जेक्ट है जिसको इंतहाई गैर संजीदगी से हैंडल किया जा रहा है। देखिए, अगर आपने सालसी करनी है तो जब तक जो दोनों फरीक हैं, ईरान और सऊदी अरब, वो कम से कम पब्लिकली, आइडियली तो पब्लिकली कहें कि जी हम ऐसी सालसी चाहते हैं, पर अगर वो पब्लिकली नहीं भी कह सकते, लेकिन उन दोनों की तरफ से वाजे इशारिया होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि इशारे कनाए में बात करें, वाजे तौर पर बात होनी चाहिए कि जी हम ये जो सो कॉल्ड आर्बिट्रेशन प्रोसेस है या एक फैसिलिटेशन प्रोसेस है, हम उसमें जाना चाहते हैं। यहां इमरान खान साहब ने सिर्फ ट्रंप के हवाले, देखिए ट्रंप लाइक पाकिस्तान इज अ थर्ड पार्टी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ना जी, ठीक है, वो बल्कि ये भी कहना चाहिए कि वो ट्रंप जो है वो तो सऊदी अरब का एलाय है इस मामले में ईरान के खिलाफ। तो वो जब वो एक बड़ी स्ट्रेट अलायंस है, पाकिस्तान को इस किस्म की बात करने से पहले तो एक सोचना चाहिए, एक जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस का इशू है। दूसरा ये है कि जब इस वक्त हमारी जो सरहद है हिंदुस्तान के साथ, वो ऑफकोर्स तनाव का शिकार है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हिंदुस्तान की जो बमबारी है और वायलेशंस हैं वो बढ़ती जा रही है। और ये जो आप एक धमकी देख रहे हैं उधर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, यही तो बात है ना जी, कि जब आप रेटरिक बढ़ाएंगे तो हिंदुस्तान में भी रेटरिक बढ़ेगा ना जी, वहां भी तो एक पब्लिक प्रेशर उठ रहा है। तो रेटरिक बढ़ाने से पहले ये भी नहीं, देखिए ये डबल आपके सामने चैलेंज है। आपने ये भी नहीं कहना जो कि इमरान खान साहब ने गलत कहा कि जी हम जंग नहीं चाहते। भाई आप अपना डिप्लोमेटिक ऑप्शन क्यों बंद करना चाहते हैं? क्या आपको यही कहना है कि जी हमने तो कश्मीरियों का हक खुद इरादियत लेकर चलना है, और जो बड़ी केयरफुली जो है कहा भी गया हमारी फोर्सेस की तरफ से कि हम हर हद तक जाएंगे, दैट वाज इनफ। ये कह देना कि जी हम जंग नहीं करेंगे, दूसरे कहते हैं न्यूक्लियर जंग होने वाली है। एक तरफ तो हिंदुस्तान के साथ हमारा तनाव है, दूसरा मत भूलें अफगानिस्तान में एक इलेक्शन हुआ है, अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान की डील टूटी है। हमारा जो फोकस है वो इस वक्त ये नहीं कि बाकी सब चीजें भूल जाएं, लेकिन ज्यादातर फोकस जो है अपने मगरबी जो अफगानिस्तान है और मशरकी हिंदुस्तान उसके ऊपर होना चाहिए। अगर सऊदी अरब और ईरान बाकायदा तौर पर कहें पाकिस्तान को तो फिर जरूर करें, इसमें कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है, खत्ते में अमन होना चाहिए, खुद शायद पेश नहीं होना चाहिए। लेकिन खुद मेरी इस्तदा है कि पाकिस्तान के पास और बड़े अहम सफारती महाज हैं लड़ने के लिए, जिसमें मैंने कहा कि न सिर्फ हिंदुस्तान और अफगानिस्तान नहीं, कश्मीरियों के हम जो हैं वो अमीन हैं, हमने उनका केस लड़ना है। उसके लिए तैयारी करें कि हम पूरी दुनिया में अब जब एक मामला उठ गया है तो हम किस तरह इस मामले को कि हक खुद इरादियत कश्मीरियों को मिले, हम ये कैसे ले जा सकते, उसके ऊपर फोकस करना है। हर किसी चीज में मेरी इस्तदा है कि एक तो गुफ्तगू से परहेज फरमाएं और ये सोचें कि तारीखी जो प्रेसिडेंट्स हैं वो क्या है, खित्ते में क्या इश्यूज हैं, या हम ये देख रहे हैं कि बगैर सोचे समझे बात कर दी जाती है और फिर जो है हम उससे पीछे नहीं हट सकते, उनकी बात कर दी गई। फतियाना साहब, बात असल में ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारा फोकस होना चाहिए हिंदुस्तान की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ। अभी आपके वजीर खारजा ने पेशकश की है, अच्छी पेशकश है, आपने कहा है कि करतारपुर के इफ्तिताह के ऊपर जो साबिक वजीर आज़म है मनमोहन सिंह साहब, उनको आना चाहिए। इस हालात में आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि वो आएंगे? आपका कोई बैक चैनल उनसे हुआ है जिसके नतीजे में आपने ये पेशकश की है? इसका पस मंजर बताएं क्या है? असल में एक अगर बाज़त के साथ, सॉरी सर,
मैं याद करा दूं, जब करतारपुर की ओपनिंग होनी थी, जब इस कंस्ट्रक्शन, उस वक्त सबको बुलाया गया, और मैं अगर आपके पास है तो वो दिखा दें कि हिंदुस्तानी पंजाब के वज़ीर आला ने किस किस्म का खत लिखा था ना आने का, क्या बातें की थी। तो हमें मगर ये जो मनमोहन सिंह है उनका कुछ डिफरेंट किस्म की तबीयत है उनकी। मैं अर्ज करूं कि असल में हुआ ये कि 3-3 दफ़ा पाकिस्तान में हुकूमत में रहने वालों ने अगर कश्मीर के इशू पे कभी बात की होती तो आज वो जो एक चीज मुर्दा हो गई थी उसको दोबारा जिंदा करने में ज्यादा जोर न लगाना पड़ता। वैसे फतियाना साहब, नंबर 1 सुन ले मेरी बात। वज़ीर आज़म जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने बुरहान वानी का नाम लिया था, आपको याद हो, अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके बाद हिंदुस्तान आग बगोला हुआ था उसके। जी ऐसी बात नहीं, वो कहलवाया गया था। मैं अर्ज करूं कि पाकिस्तान की हुकूमतें माजी में एहसास कमतरी का शिकार रही हैं, और हम हर वक्त उनसे खैरात और भीख मांगते रहे हैं। डिग्निटी रिस्पेक्ट के साथ हमने बात ही नहीं की, उनकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश ही नहीं की। करवाया गया था तो कौन करवाता है, और आपको नहीं कोई करवा रहा। दूसरा वजारत खारजा ने कहा होगा तो अच्छा, आपको भी वजारत खारजा ने कहा? नहीं, हमने क्यों कहना, अब तो वजारत खारजा उन्होंने बुरहान वानी का नाम लिया था, उन्होंने फलस्तीन का नाम लिया था, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ का नाम लिया था, उन्होंने अफगानिस्तान में रिकंसिलिएशन का नाम लिया था, और उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में मेंबरशिप का नाम। ये टॉपिक इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान अपना इंटरनेशनल रोल अदा करना शुरू कर चुका है। हम एटमी ताकत हैं, 7वीं एटमी ताकत हैं, कि छोटी मोटी बात नहीं है। तो हमें अब खुद एतमादी को लेना होगा, क्योंकि भुट्टो साहब के बाद एक लीडर आया है हमारे पास जो एक सही तौर पर दुनिया में पाकिस्तान का जिससे नाम रोशन हुआ है, और उनकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और सब वजूहात की बिना पे। और पाकिस्तान कतर का मामला हो, मिडल ईस्ट का मामला हो, पाक इर्द गिर्द तल्लुकात हों, ईरान अमेरिका का इशू है, ईरान सऊदी अरब का इशू है, यमन के मामलात हैं, सभी पे हम बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा के दरमियान भी और इसके साथ साथ वर्ल्ड में भी अपना रोल अदा करें, हम कर रहे हैं। मगर ये बताइए, मुस्लिम उम्मा से ये तो पूछना चाहिए था कि वो जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसके अंदर मुस्लिम उम्मा ने अपना वोट क्यों नहीं डाला? OIC ने एक मुतफक्का रेजोल्यूशन पास किया है कश्मीर के इशू पे, उनका मुतालबा आया है, इसमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है। बात नहीं करी मैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात कर रही हूँ, UN के अंदर, उसके अंदर सऊदी अरब भी है, उसके अंदर और भी मुस्लिम ममालिक हैं जो आपके दोस्त हैं। ये एक मुसलसल जारी एजेंडा होता है, एक दिन नासी, अगले दिन सी, ये चीजें चलती रहती हैं। हम UN में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे की तरफ नहीं जा रहे, बैक फुट पे नहीं जा रहे। चले हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं, मगर आगे की तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बढ़ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मैं सड़कों के ऊपर आऊंगा, और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कह दिया है कि हम उनका साथ देंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी डील को रिजेक्ट कर दिया। सब कुछ दिखाएंगे वक्फे के बाद। नाजरीन, आज नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, जिसके बाद एहसन इकबाल साहब ने बयानात दिए। आइए आपको दिखाते हैं। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुतालबा किया है कि मुल्क को इस बंद गली से निकालने का कोई और रास्ता नहीं कि फिल फॉर पाकिस्तान में आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात की राह हमवार की जाए। और इसके लिए हमने तमाम जमातों को, अपोजिशन की जमातों से मुकालमा शुरू करने की दावत दी है। हम सब जल्द अज जल्द इस मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करें, वगरना हमें खदशा है कि अगर 1 साल तक ये मुल्क इसी तरह चलता रहा तो फिर खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि 1 साल के बाद कोई भी इसकी मईशत को संभाला ना दे सके। मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है। अच्छा जी, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी स्टेटमेंट दी है डियाला जेल के बाहर। उन्होंने कहा कि जी हम कोई डील नहीं करते, हम लानत भेजते हैं डील के ऊपर। मगर अगर वो लानत भेजते हैं डील के ऊपर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सड़कों पे आने के लिए अब तैयार है, उसके अंदर क्यों आप लोग इतना हिचकिचा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, सियासी जमात है, जिसका कराची से लेके तोरखम तक आपको हर जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदगी नज़र आती है। उसकी अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसकी अपनी पॉलिसी मेकिंग है। जो कुछ भी चेयरमैन कहते हैं वो पार्टी का मौक़िफ़ लेकर आगे चलते हैं। और मगर मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके लिए कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई खड़ी हो, JUIF हो, बाकी छोटी बड़ी जमातें हों और आप लोग ना आए तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा?
देखिए, वी हैव टू मेक आवर ओन डिसीजंस एंड हमारे अपने ऑप्शंस हैं और पार्टी की क़यादत जो है वो कंसल्टेटिव प्रोसेस से इवॉल्व करती है अपने डिसीजंस। फेयर इनफ। खुरम साहब, आप भी थे उस मीटिंग के अंदर, मैंने देखा तो हतमी फैसला हो गया कि ये कब होगा, क्योंकि मौलाना साहब तो अक्टूबर में आना चाह रहे हैं। जी, इसीलिए ये कोशिश की गई कि मौलाना को कन्विंस किया जाए कि जिससे थोड़ा सा मौखर करें, ख़ास तौर पे चूँकि ग़ालिबन 10 नवंबर को ईद मिलादुन्नबी है, तो उस तक जो है इसको नवंबर के दरमियान तक ले जाएं। दूसरा इशू है वो कि धरने कितनी तवालत का होगा, वो क्या इशू होगा, क्योंकि धरना जो है, हम मुस्लिम लीग नून धरने के हक में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ज़रूर एहतजाज किया जाए, उसके मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाएं, जलसे किए जाएं, मार्च किए जाएं, लेकिन धरने के मामले पे अभी भी ये मामला सेटल होना है। इसलिए आपकी जो हुई है कंसेंसस, वो किसके ऊपर हुआ है कि मार्च होगी, सिर्फ मार्च होगी? कंसेंसस पे भी है कि जो मेन 1 पॉइंट एजेंडा होगा, इस पे भी अभी पीपल्स पार्टी से भी बात होगी, APC में भी ये इशू लेके जाया जाएगा कि इस मुल्क में नए शफाफ और बगैर मुदाखलत के इंतखाबात होने चाहिए। उसकी तरफ हम जाना चाहते हैं, उसके लिए अर्ली इलेक्शन की तरफ। उसके लिए हम मार्च भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। मौलाना अगर धरना देते हैं उनको धरने के दौरान सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन ये कि मुस्लिम लीग नून का यहाँ आकर बैठना जो है वो अभी मजीद कंसल्टेशन उस पर नहीं। मगर अगर आप आके बैठेंगे नहीं तो क्या सिर्फ जो जलसे जुलूस है वो अपने अलग जलसे जुलूस करेंगे? नहीं, हम आके इनमें शामिल होंगे ना जी, वक्तन जो है वी विल कम एंड सपोर्ट मौलाना इन जो मैंने आपको कहते हुए सुना, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि हम जत्थों की सियासत में बिलीव नहीं करते और हम जत्थों को लेके नहीं आएंगे जी। नहीं, इसका मकसद ये है कि बजोरे ताकत हुकूमतों को तब्दील करना, कि एक मॉब आ जाए इस्लामाबाद में और वो कहे कि जी हम तो इस पे, जिस तरह PTI हमलावर हुई थी पाकिस्तान टेलीविजन पे, पार्लियामेंट पे, सदर हाउस के ऊपर, ये हम नहीं चाहते। ये हमारा स्टेटेड गोल है कि भाई अगर इस मुल्क में जो भी होना है वो हमने एक पुरअमन एहतजाज के जरिए हासिल करना है, पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर दाखिल नहीं हो जाना। ठीक है फतियाना साहब, अभी तो शायद ये इनके जो प्लान्स हैं मैच्योर नहीं हुए हैं, मगर आप चूंकि हमेशा रिकंसिलिएशन की, मेरा ख्याल है आप इसके ज़रूर इसके हामी होंगे, आप एक जैसे कहते हैं ना नरम मिजाज के हैं, आप नहीं समझते कि कुछ रिलीफ इनको होनी चाहिए? क्या फ़ायदा कि आप मरीम नवाज साहिबा को C ग्रेड दे रहे हैं, इनके ऊपर इतनी सख्तियाँ कर रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये दो बड़ी पार्टियां जो हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, मौलाना फजल रहमान की छोटी पार्टी की क़यादत में इकट्ठी हो जाएंगी। इस तरह तो इनकी अपनी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। कौम कहेगी कि आप लीडर किस बात के हैं कि छोटी पार्टी जो खुद मेंबर कौमी असम्बली भी नहीं है उनकी क़यादत में आप चले गए हैं। दूसरा ये कि वो उनके जो मामलात, राब्ते और जो उनकी फंडामेंटलिज्म अप्रोच है और जो ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे भी दोनों पार्टियां सियासी तौर पर डैमेज हो जाएंगी, जिस इन्होंने मौलाना फजल रहमान के झंडे तले जमा होकर एहतजाज की कोशिश की। नंबर 2, इन्हें 2023 तक इंतज़ार करना चाहिए अगले इंतखाब का, तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है, और हो सकता है इन्हें 2028 तक इंतजार करना पड़े। तो मेरा ख्याल इंतजार की तैयारी करें, इनमें सड़कों पर आने का कोई फायदा नहीं। आखिरी सवाल, ये जो आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर नाफिज किया है, जिसको आज इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने भी इसकी मुजम्मत की है और कहा है कि आपने जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो ही नहीं किया, जिसके तहत आपने इतने ज्यादा ओवरराइडिंग पावर्स दे दिए हैं। क्या मौलाना फजल रहमान साहब की आमद है इसलिए की है? नहीं, वो सूबाई मामला है, उस पर हम वफाक को तल्लुक नहीं चाहते हैं, कर सकती है जो करना चाहिए। PTI का जो धरना था वो इस इशू पे था कि 4 सीटें खोल दी जाएं और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। अब जो डिप्टी स्पीकर साहब फारिग हुए हैं, 75,000 वोट का पता नहीं है कि किसने डाले, तो मेरे ख्याल में इट्स टाइम कि देखा जाए इस इलेक्शन को, जिसको हम सिलेक्टेड कहते हैं, और इसको देखा जाए और उसके बाद जो हम कहते हैं कि री इलेक्शन करो, और हम इसके फेवर में है कि बाय फोर्स डिस्टर्ब करना, हम इसको नहीं करते। हमने PTI को, तो हम ये चाहते हैं कि इसको फिर आप ये देखें, इसकी वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन, जो शुरू से हर जमात को उसको भी आप ऑब्जेक्टिवली करें। देखिए, अगर तो सूबाई असेंबली ने खैबर पख्तूनख्वा ने किया होता, उसकी फिर भी कुछ लेजिटिमेसी, ऑर्डिनेंस हुआ है और ये इस हुकूमत का एक और फॉशिस्ट इक़दाम है सिविल लिबर्टीज के खिलाफ भी, इसको हमें चैलेंज करना और हम करेंगे।
अच्छा, इसको कहाँ चैलेंज करेंगे, ये बहुत एक जरूरी सवाल होगा, चूंकि इसको चैलेंज कर दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर नाजरीन।